यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता अमित बहल से जी श्याम की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है उनकी फिल्मों की एक झलक। फिल्म एलओसी कारगिल। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कसम है तुम खुश रहना, खुश रहना, तुम्हें कसम है तुम खुश रहना। फिल्म लक्ष्य। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों। ये फिल्म है भूतनाथ। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। श्रोताओं नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियोज में एक ऐसे कलाकार आए हुए हैं जिनसे स्टूडियो अनजाना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि टीवी जो है वो इतना जाना पहचाना है कि 100 सीरियल तो इन्होंने कर दिए हैं। और फिल्मों की जहाँ तक बात है तो फिल्मों में भी जो इन्होंने शिरकत की है और जो किरदार निभाए हैं उनसे इनकी एक अलग पहचान बनती है। 1994 की बात करते हैं, जो पहला सोप ओपेरा आया था शांति, उसमें आप थे। हमारे कई साथी हो सकता है कि पहचानने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और पहचान भी जाएंगे। आप जो हैं सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। MESE मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के मेंबर भी हैं। और कहना यह है कि वॉइस आर्टिस्ट से लेकर जो प्रेजेंटेशन होता है कार्यक्रमों का, उसकी योजना होती, बहुत सारी बातें हैं। इतनी सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही आप आवाज सुनेंगे तो पहचान जाएंगे कि हाँ, ये आवाज तो रेडियो की ही है। वो अलग बात है कि सिनेमा में और फिल्मों में भी उसने अपना जलवा दिखाया है। मैं यहाँ पर बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी ही आत्मीयता के साथ स्वागत करता हूँ अमित बहल जी का। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विविध भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का, कि मुझे बुलाया और दोबारा कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं ये स्टूडियो देख के, और श्रोताओं से रूबरू होने का एक और मौका मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हाँ, अमित बहल जी अपनी बातें यहाँ पर हमें बता रहे हैं। कुछ राज जो हैं वो हमारे साथ में खोल रहे हैं, हमारे सामने खोल रहे हैं। बात थिएटर की हो रही थी। थिएटर की बात के साथ साथ अब हम इनसे बात करना चाहेंगे कि एक्टिंग के जो मेथड्स हैं वो कितने तरह के मानते हैं आप? देखिए, बहुत से स्कूल्स हैं एक्टिंग के लिए जी, बट एक जमाना था जब लोग इस फन को डिस्कवर कर रहे थे कि ये क्या होगा। भारत में नाट्यशास्त्र तो था ही पहले से, और ग्रीक जो थे हमारे, वो लोग यूनान और ये लोग, वहाँ पर थिएटर होता था, ग्रीक ट्रेजेडीज थी, क्लाइटेमनेस्ट्रा और ईडिपस और क्लियोपैट्रा और हेलेन ऑफ ट्रॉय। और यहाँ पर तो हमारे उपनिषद से लेके, मतलब शुरुआत ही आप कह लेंगे इस महान भारतवर्ष से हुई है। तो अब उसका फॉर्म कैसे डेवलप होगा, तो मॉस्को में स्टैनिस्लावस्की ने अपने जो उनका प्रोसेस था, तो उन्होंने एक्टर प्रिपेयर्स, बिल्डिंग अ रोल, क्रिएटिंग अ कैरेक्टर, ये 3 किताबें लिखी रशियन में, जो बहुत ट्रांसलेट हुई। फिर बर्टोल्ट ब्रेख्ट जो जर्मन रंगमंच के थे, उनकी एक अलग मानना था। तो स्टैनिस्लावस्की का ये था कि आप किरदार हैं, जब तक आप किरदार का रोना आपका रोना है, किरदार के घर में मौत यानी आपके घर में मौत, किरदार को वहां पे चोट लगी है तो आपको चोट लगी है। आपकी मानसिकता और किरदार की मानसिकता एक होनी चाहिए अगर आप अभिनय कर रहे हैं तो। हाँ, और ब्रेख्ट कहता है अभिनय करो, जो अभिनय करो, उसके जैसा अभिनय करो, बस अभिनय करो, वो किरदार फील मत करो, और उस किरदार की खामियां बाहर से देखो। वो मुखौटा पहनो, वो चोगा पहनो और उसको वहां रखो, फिर उस चोगे से बाहर आओ और देखो बाहर से कैसा लगता है, वो कैसा लग रहा है, क्या ये सही है, क्या ये किरदार बाकी के किरदारों के साथ जब वहां खड़ा रहता है तो क्या ये दृश्य अच्छा है, बुरा है, या किसी को हानि पहुंचा सकता है। मेथड का फायदा ये होता है एक एक्टर के लिए कभी कभार कि आप कुछ कमाल का कर जाते हैं, लेकिन उससे आपके को एक्टर्स, आपके दिग्दर्शक और आपके इर्द गिर्द लोगों पे क्या इफेक्ट होगा उसका अंदाजा आपको नहीं, क्योंकि आप तो किरदार में। हाँ, उस वक्त लाइव हैं आप। हाँ, तो मैं मेथड से था, मतलब मेरी
थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेथड को कभी मानता नहीं हूँ। पर सीखा तो मेथड से ही है। सीखा मेथड से, अलका जी साहब ने सिखाया। हम्म। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं 1-2 नाटकों में मैं क्योंकि किरदार में इतना घुसा हुआ था, मेरे जो सह कलाकार थे उनको मैंने ऑफ बैलेंस कर दिया। कुछ अजीब सा लाइन बोल दी मैंने, कुछ अजीब सा रिएक्शन किया जो रिहर्सल में नहीं था। तो वो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि नाटक मेरा नहीं है, नाटक सभी का है। तो मुझे लगा ये मैं बहुत ही स्वार्थी हो रहा हूँ। तो मेथड एक्टिंग कभी कभार आप स्वार्थी हो जाते हैं। वेराज जब मैं ओम जी को देखता था तो ओम जी पत्ते खेल रहे होते थे और बोले ओम जी क्या सीन है सर? वो आपका डेथ वाला सीन है। हाँ मैं आया और फट करके स्विच ऑफ करके वो कुछ अजीब सा ऋषि कपूर मतलब ब्रेक्टियन थिएटर के बादशाह के मजाक कर रहे हैं, किसी के साथ पकौड़ियां खा रहे हैं। मैं सुनो सर वो लव सीन एकदम सिंसियरली ओके, स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसको मैं एक्टिंग कहता हूँ। सर लॉरेंस ओलिवियर जो एक्टिंग के बादशाह माने जाते हैं, जो गुरु माने जाते हैं, वो एक फिल्म कर रहे थे डस्टिन हॉफमैन और 2 ऑस्कर विनर्स, मैराथन मैन। सर और लॉरेंस ने अपना सिगार जलाया और स्टेडियम के बीच में बैठे हुए थे। सीन था कि डस्टिन हॉफमैन को हाफ के आना है और बहुत सारी लाइनें बोलनी है सर लॉरेंस को। तो सर लॉरेंस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और सुबह देख रहे थे 7 बजे से डस्टिन हॉफमैन ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं हाफने के लिए। तो देखते रहे और आए और उन्होंने कहा कि सर लॉरेंस, तो अंग्रेजी में कहा कि सर लॉरेंस आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट, मुझसे नहीं हो रहा है। तो सर लॉरेंस ने उनको देखा और कहा कि सन व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग फॉर अ चेंज, एक्टिंग करके तो देख लो। जरूरी नहीं है भाग के हाफ का ही पसीना आएगा, पसीने से। तो मुझे लगता है कि वो कलाकार ज्यादा ऊंचा है जो कि अपने सह कलाकारों के शॉर्टकमिंग, खामियों को देखते हुए, पूरे प्रोडक्ट को देखते हुए, जिसकी मिसाल है मतलब बच्चन साहब, दिलीप साहब बहुत मेथड करते थे, इसलिए आपको सगीना मातो ही दिखता है, आपको सलीम ही दिखता है ना, आपको दिलीप साहब याद नहीं उसमें, आपको मशाल का वो बूढ़ा आदमी, वो प्रिंटिंग पब्लिश जो है वो याद है, आपको कर्मा के वही कमिश्नर ही याद है, आपको दिलीप साहब नहीं दिखते उधर। तो ये अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपका मानना यह है कि मेथड एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग, आपको अगर एक्टिंग करना है तो एक्टिंग कीजिए, खत्म बात। और वो आप करते हैं और कोशिश करता हूँ। नहीं वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें आपने सफलता पाई है। आपने इतना कुछ किया है, ये आपके अपनी सोच से, आपके अपने अनुभव से और आपके अपनी अभिनय क्षमता से, जो अनुभव से हासिल होती है और उसे सहेज कर रखना पड़ता है और समय समय पर उस अनुभव को उस कैरेक्टर पर प्रदर्शित करना होता है, उसके द्वारा प्रदर्शित करना होता है। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।
जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूं। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं? तू नहीं जानता तू मेरा अब है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। जागा सोया तब था, दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाथ अब तू क्या मलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसा गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। तो आपको जब एकाएक जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, हर तरह के कैरेक्टर आपने किए हैं, तो उन कैरेक्टर्स में आप अपनी जान कैसे डालते हैं, उसको जिंदा कैसे करते हैं? श्याम जी, ये ना इसके लिए मैं कहता हूँ कि हर कलाकार को जिंदगी में अनुभव करना बहुत जरूरी है। कई बार होता है जो हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं तो वो शहरी किरदार नहीं कर पाते, और हमारे शहरी एक्टर जो हैं वो ग्रामीण किरदार नहीं कर पाते। तो आपको हर चीज का अनुभव जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। तो जब एक्टर खाली बैठता है ना, तो उसको रेलवे स्टेशन पे जाके कूली को ऑब्जर्व करना चाहिए, गांव जाके किसान को ऑब्जर्व करना चाहिए, भाषा पकड़नी चाहिए, पीपल वॉचिंग नाम की किताब देखनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरी पैदाइश मुंबई की है, रिश्तेदार दिल्ली के हैं, तो ग्रामीण कैरेक्टर अगर आएगा तो वो मैं तो वहाँ गया ही नहीं ना उस इलाके में। लाइनें तो हैं कि सरपंच की बेटी को आगाह कर दिया मैं सरपंच हूँ, सरपंच धोती कैसे पहनेगा, सरपंच डकार भी मार देगा, और जिसमें मैनरिज्म कैसा होगा उसका, सरपंच कहाँ का है, किस जगह का है, हरियाणा का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, पंजाब का है, महाराष्ट्र का है। तो जिसको कहते हैं ना जो स्केलेटन है वो तो आपको लेखक दे देता है और एक कैरेक्टर बीफ आपको दिग्दर्शक दे देगा, लेकिन जो उसके अंदर मांस है, दिल है, गुर्दा है, कलेजी, कपूर है, वो हमको भरना है। वो जो मतलब फेफड़ा है वो कैसे भरोगे आप? तो ऊपर से जो उसको कॉस्मेटिक्स, जो चमड़ी भरनी है, जो आईलिड्स, आईब्रोज, जो सुंदरता है वो आपको डालना पड़ेगा। तो बड़ा कभी कभार कठिन होता है, आप फंस भी जाते हो, लोगों से राय लेनी पड़ती है, पर ये देखना पड़ता है। फिर कुछ ट्राई करते हैं, डायरेक्टर कहता है कि ये नहीं चल रहा है यार, ऐसा कर दो, ये थोड़ा कम कर दो, ये ज्यादा कर दो। तो इसमें आप किस तरह से अपना जब आपने कैरेक्टर तो अभी तक मेरे साथ क्या हुआ है, एक डॉक्टर चंद्रप्रकाश को छोड़ के
जब मैंने उपनिषद गंगा में 52 एपिसोड में 52 किरदार किए, तो अलग 52 किरदार किए। वो गंजेपन का ये फायदा हो जाता है ना। वैसे आप दिख नहीं रहे हैं। तो वो उसमें आपने बताया है। तो उसमें ये था कि भाई वो क्योंकि बाल मुंडे हुए थे, तो उन्होंने, और उसमें क्योंकि उपनिषद में भिन्न भिन्न पंडित, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे विद्यारण्य हो, विद्यासागर हो, स्थूलीभद्र हो, तो वो सारे किरदार बेसिकली वही पंडित ही हैं। तो या तो बड़ी चोटी या बड़ा छोटी चोटी है, मतलब केस बंधे हुए हैं, कुछ खुले हुए हैं, अलग अलग। तो उसमें मुझे थोड़ी कठिनाई हुई। बाकी चूंकि एज एन इंजीनियर इतना मैं देश देख चुका हूँ, चूंकि इतना पढ़ता हूँ, इतना सिनेमा देखता हूँ, इतना थिएटर देखता हूँ, और मैं ना एक स्पंज की तरह ना इसको ऑब्जॉर्व करता हूँ। किसी की अच्छी परफॉर्मेंस में से अच्छा निकाल लेता हूँ, बुरा छोड़ देता हूँ, और ऐसे नकल करूँ कि लगे कि नकल नहीं, अपना ओरिजिनल हूँ। ये एक्टर की तिकड़म होती है। और ये कोई कहता ना कि सब एक्टर कहते हैं कि मैं बहुत ही ओरिजिनल हूँ, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको ऑब्जर्वेशन से ही आता है। बिना ऑब्जर्वेशन के कैसे आएगा? और ऑब्जर्व करके, और वो आप किसी दूसरे को ही करोगे, और कब कौन सी बात आपके जहन में बैठ जाए और वो कब काम आ जाए। जैसे कभी कभार एक स्वाभाविक हो जाता है। जैसे अभी मैं कुछ कर रहा था बीच में, अभी अनंत महादेवन की फुले कर रहा हूँ मैं प्रतीक गांधी के साथ। तो अभिनय में देखी हुई चीजें बहुत 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 कभी काम आ जाती है, और कभी कभी खुद भी अपने को तैयार करना बहुत करना जैसे पड़ता है। आप जितने नॉलेजेबल हैं, आपने जीवन भी देखा है, और ये जो पढ़ाई की है आपने, बड़े बड़े गुरुओं का जो है, जो सिद्धहस्त कलाकार रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिला है, और आपको मंच भी बड़े बड़े मिले हैं। ऐसा कोई सा चैनल नहीं है भारत का जिस पर आपके सीरियल्स ना आए हों। फिल्मों में आपने काम किया है, तो आपके पास में माध्यम बड़ा है। कॉरपोरेट जगत में भी आपकी अपनी पैठ है, और आप लोगों को सिखाते भी हैं, और उनसे संबंधित एडवर्टाइजमेंट में भी आपका है रोल। कहने का मतलब यह है कि आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मान लीजिए कोई एक गांव से एक अभिनेता या कलाकार बनने के लिए शहर में आता है, तो अभिनय करने के लिए क्या जरूरी है कि सब अनुभव वो प्राप्त करे, तभी जाकर वो एक अच्छा अभिनेता बन सकता है, शहरी किरदार निभा सकता है, या फिर कोई विदेशी किरदार निभा सकता है जो कभी उसने देखा ही नहीं है? क्या देखना जरूरी है? देखिए, अब मैं एक टिपिकल आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे सीनियर रघुवीर यादव, उन्होंने पहली फिल्म की थी मासी साहब, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था जी। और रघु भाई भी गांव से हैं, भोपाल से हैं। बापी रंजीत कपूर साहब के थिएटर ग्रुप में रहे, नौटंकी करते रहे, चाहे फिर राजपाल यादव हो जाए, या पंकज त्रिपाठी हो जाए, या नवाज हो जाए। मेरा मानना है, अब आप उम्र के साथ ही सीखते हैं ना। कोई मतलब जैसे मेरे लिए क्या है, अगर मुझे एक गांव का कैरेक्टर करना हो, मेरे लिए वो कठिन हो जाता है। जैसे इनके लिए शहरी कैरेक्टर करना मुश्किल होता है, मेरे लिए ग्रामीण कैरेक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो आपके डील डॉल के हिसाब से। अब कोई नया लड़का गांव से आ रहा है, छोटे शहर से आ रहा है, अगर वो सिर्फ ये समझ के आ रहा है कि उसने यूट्यूब पे 2 वीडियो देखे हैं, है ना, चला मुरारी हीरो बनने, और वो आ रहा है, तो वो गलत है। मैं उसका समर्थन भी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर उसने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक किए हुए हैं, या चौपाल की हुई है, या थोड़ा रंगमंच किया हुआ है, या थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल की हुई है, और आज की डेट में जरूरी नहीं है कि आपने ऑब्जर्व किया नहीं, आपके अंदर की जो आग है, आज के कास्टिंग डायरेक्टर, आज के डायरेक्टर और आज के श्रोता बहुत पसंद करते हैं। नहीं तो गुल्लक और जमतड़ा और पंचायत जैसे शोज चलते नहीं, है ना। बेस्ट शोज में बेस्ट शोज, पंचायत तो जी, गुल्लक, जमतड़ा 2 सीजन आ गए हैं नेटफ्लिक्स पे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो जो पहला अवार्ड दिया गया ओटीटी का, वो पंचायत को दिया गया जी। और आप देख लीजिए, तो ये आज की डेट में गांव से फ्रेश आना एक तरह से एडवांटेज है, क्योंकि शहर के करप्शन की, जिसको हम कहते हैं ना, जो लेप आपको लगानी है, आपकी मासूमियत अभी भी है, बरकरार है, और वो मासूमियत कैमरा अच्छी तरह पकड़ता है, कास्टिंग वाला अच्छी तरह पकड़ता है, और एक्टर को खास तौर से, वो चाहे कितना भी शहरी हो जाए, कितना भी ऑब्जर्व कर ले, अपनी मासूमियत कभी खोनी चाहिए, वो तो बरकरार रहनी चाहिए। नहीं तो आपका करप्शन, आपकी ओवर मेच्योरिटी आपकी परफॉर्मेंस में झलकेगी, आपकी आंखों में झलकेगी। बिल्कुल, आपकी आंखें झूठ बोलेगी, बोलने लग जाएंगे, सच्चाई बयां कर देगी, झूठ नहीं बोलेगी, वो सच्चाई बयां कर देगी, मतलब आपका झूठ पकड़ा जाएगा, और झूठ पकड़ा जाएगा आपका। तो ऐसे झूठ पकड़ा, ऐसी एक्टिंग करने का क्या फायदा? ऐसा कुछ भी, चाहे लेखन हो, चाहे गायन हो, कुछ भी, पूरे जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई आंखों में रहनी बहुत जरूरी है, और कार्यक्रम के दरमियान गीतों का रहना भी बहुत जरूरी है, और गीत ऐसे जो आपकी पसंद के हैं, जिन्हें आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। एक ऐसा कोई गीत बताइए। तो गुलजार साहब का जिक्र हुआ था, तो उनकी फिल्म माचिस का एक गाना है, मुझे लगता है सुरेश वाडकर साहब की आवाज में, पानी पानी रे, विशाल भारद्वाज जी का म्यूजिक है, बहुत अच्छा गाना। हाँ, तो उस फिल्म में तो काफी अच्छा है, और सारे अच्छे गाने थे, बैकग्राउंड भी पंजाब का। जी जी जी।
बर्फों में रंगे मौसम बिगड़े, मौसम हरे कर जा, नींदे खाली कर जा, पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। बहुत अच्छा। आपकी पसंद, आपका जो नजरिया है, वो आपको नहीं लगता कि आज के इस दौर में भी वो पुराने दौर को साथ में लेकर चलता है? तो इससे आपको दिक्कत होती है या इसका कोई लाभ आपको मिलता है? बताइए, या थोड़ा सोचिए इस बारे में, क्योंकि आपके पास का जो नॉलेज है, आपकी जो शख्सियत है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका अभिनय भी निश्चित रूप से वो पुरानी तमाम अच्छी बातों को, जिसे लोग काफी पसंद करते रहे हैं और आपको भी उसमें पसंद किया है काफी बार, वो साथ लेकर नए जमाने से भी आप जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके अपने कार्य में? मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है मेरे लिए। नहीं तो हो सकता है कि मुझे लोग कहते कि भाई आप आउटडेटेड हो गए, आपकी परफॉर्मेंस जो है, या आपका, आप जिस तरह से ऑफ कैमरा भी लोगों से जो बात करते हैं, अब हर सीरियल में वहां पर एक जो मेन हीरो या हीरोइन है, वो ऑब्वियसली मेरे रियल लाइफ में भी बेटे बेटे की उम्र की होंगे। अब उनके साथ महीने के 30 दिन काम करना, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक शो चलता है, हर रोज वो तो यही कोशिश करते हैं, वो कितनी बार तो ये बोल सकते हैं ना कि ये अमित बहल जी जो हमारे फादर हैं या फादर इन लॉ बने, ओल्ड स्कूल है, पुराने ख्यालात के। तो आपको अपने आप को रेलिवेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने रूट्स, आपकी जड़ें आप भूल नहीं सकते। ये जो आज है, ये आपका थ्रू ऑब्जर्वेशन, पढ़ना, वॉचिंग, लेकिन जो वो आप हैं, आपका बचपन कैसे बीता, बचपन में आपने क्या सुना, क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या देखा, ये तो आपके जहन में रहेगा। और अगर आप उसको अपने जहन से या अपने दिल से मिटाना चाहते हैं, तो आप खुद से चीटिंग कर रहे हैं, है ना। कि मैं अपने कुछ मित्रों को मिलता हूँ जो, क्या मतलब तू जो तेरा पुराना है, तू उस पर क्यों नकाब डाल रहा है, पर्दा डाल रहा है या पेपर वेट डाल रहा है, वो तेरे लिए बोझ था क्या? बोझ हटा, खुल के बात कर। सही है। तो मेरे लिए एक अच्छा हुआ है कि मेरा बेटा 17 साल का है और मैं उससे उसी लहजे में बात करता हूँ जैसे मैं अपने सेट्स पे बात करता हूँ। इस दोस्त है मेरा। वो कभी कभी शौक होता है कि कभी कभार उसके दोस्त कहते हैं कि अंग्रेजी में कि यार योर फादर टॉक्स यंगर देन यू। चूंकि भाई इंटरनेट की बहुत बड़ी देन है, हम सिनेमा इतना देखते हैं, आपको आप मिस्टर बच्चन जैसा सोशल मीडिया पे अवेयर और एक्टिव जब वो हैं, तो आपको उनसे डेफिनेटली कुछ तो सीख लेनी चाहिए। वो हो, और हम हॉलीवुड की बात करें तो एल पचिनो हो या फिर रॉबर्ट डी नीरो, ये लोग एक्टिव है सोशल मीडिया, है ना। और कलाकार यही आपका अंदर का बच्चा जगाता है। और आपको चाहे वो एक तरफ मैं जितेंद्र अभिषेकी को सुनूं या मैं रियाना को भी सुन लूंगा, मैं एड शीरन को भी सुन लूंगा और मैं बाल गंधर्व को भी सुन लूंगा। एक्चुअली आप म्यूजिक लवर हैं, मैं फूड लवर हूँ। हाँ, मैं किताबों का लवर हूँ। जीवन के प्रति जो आस्था है आपकी, वो जैसी थी बस वैसी कोई है, फर्क नहीं, बरकरार है। बरकरार। आपका बचपना आपके साथ जो है अभी तक साथ चल रहा है, उसकी उंगली आपने छोड़ी नहीं है। नहीं, वो तो और छोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे पापा का देहांत वो 79 साल के थे और वो भी नहीं होता, वो जीना चाह रहे थे। तो मेरे पापा मतलब 89 की उम्र में भी हो गए। जब पाँव में दिक्कत थी, आज वहां चले, वहां देखे, तो मुझे लगता है यार मेरा बाप है या मेरा बेटा है। हाँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो यही फील करें, क्योंकि मैं वैसे फील करता हूँ। और अपने आप को जिंदा रखने का यही एक जरिया। नहीं तो अगर आप मानसिक और हृदय के रूप से अगर आप मर जाए ना, तो फिर शरीर रह जाता है ना, और कुछ नहीं। अच्छा, परिवार के बारे में आप बता रहे थे कि बेटा आपका 17 वर्ष का है अभी, और पिताजी के बारे में भी आपने बात की, तो परिवार के बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। मेरी पत्नी पहले एक्टर थी, पिछले 5-6 साल से उन्होंने थोड़ा सा बैक सीट लिया क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा था, और उन्होंने अपना राजस्थानी चांदी के जो ज्वेलरी है, दागिने, वो डिजाइन करती हैं वहां से कलाकारों से मंगा के, तो वो एक थोड़ा सा व्यवसाय करती हैं साइड में। मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी है। हम लोग 1998 की बात है, तब हम मुझे चांद चाहिए सीरियल कर रहे थे साथ में, तब हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, आपके साथ में सीरियल उन्होंने जी, हम लोग भोपाल में साथ शूट कर रहे थे, वहीं पर इश्क हुआ और शादी हुई सन 2000 में। अब 22 मार्च को हम 24 साल कंप्लीट करेंगे। और अभी वो उन्होंने सबैटिकल, उन्होंने भी काफी फिल्में की, अर्जुन पंडित किया उन्होंने, दिल लगी की, उन्होंने बहुत सारी एड्स बहुत किए, मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। महाराष्ट्र ने वैभवी राउत थी, अभी वैभवी बहल,
बेटा 11वीं में और बहुत क्लियर है कि उसको फौज में जाना और मतलब मैंने उसको एक आईजीसी एजुकेशन दी थी। उसने स्कूल में थिएटर भी किया, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, लेकिन उसको आर्मी ज्वाइन करनी है, फौज में जाना है और बहुत बड़ा देशभक्त है, मतलब कट्टर देशभक्त जिसको कहते हैं और बहुत ही रुचि रखता है हिस्ट्री में, इसलिए हमारी बनती भी है क्योंकि इतिहास हिस्ट्री ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पॉलिटिकल साइंस, तो बाप बेटे की बहस भी होती है अक्सर और दोनों एक तरह का सिनेमा। तो इस तरह का है परिवार। माता पिता नहीं रहे अभी, सास की भी डेथ हो गई है और मेरे ससुर कनाडा में मेरी साली के साथ रहते हैं और मेरी एक साली हांगकांग में है। उनके पति अमोल गुप्ते के छोटे भाई हैं, अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे ज़मीन पर लिखी थी और लेखक। तो वही महाराष्ट्रियन फैमिली है। मेरे इन-लॉज ससुराल मेरे और मेरा छोटा भाई है जो हंगामा जो ग्रुप है, हंगामा प्ले, उसके हेड है आशीष बहल। अरे वाह, हंगामा प्ले। तो उसका भी जुड़ाव इससे लगाव जो भी है वो कहता है कि मेरे भाई की वजह से हुआ क्योंकि मेरा थिएटर देखता था, मेरे म्यूजिक की सेंस, मेरे सिनेमा की सेंस, तो वही उसके अंदर आया। और पहले वो सारेगामा में भी था, फिर रिलायंस में भी था, फिर बीएमजी क्रिसेंडो में भी था, टाइम्स म्यूजिक में भी था और पिछले 7-8 साल से हंगामा में। तो ये है परिवार। अच्छा ये बताइए कि अभी आप सक्रिय हैं, समय निकाल पाते हैं परिवार के लिए अपने? हाँ, बकायदा। क्या करते हैं उस वक्त आप? छुट्टी पे जाते हैं हम लोग बकायदा और मतलब छुट्टी भी क्योंकि 5 का गांव नजदीक है, बम्बई से 2 घंटे की दूरी पर सफाड़ा में। तो बड़ा आसान हो जाता होगा आपको, छुट्टी वहीं बिता के आ गए? बस इतने में नहीं ले जाता हूँ साल में 1 या 2 छुट्टियां। और मेरा क्या है ना, मैं फिल्म लाइन में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन एक टिपिकल बोलना नहीं चाहिए, मैं फिल्मी नहीं हूँ। मेरे एक बार पैकअप हो गया ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक असली जिंदगी जीऊँ, रेडी पे जाके अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय पीऊँ, पृथ्वी थिएटर जाके अच्छा नाटक देखूं। हाँ, ये करते होंगे आप? करता हूँ। बुक फेयर में जाऊं, एक छोटे से ढाबे पे जाके लजीज खाना खाऊं। क्या बात। सब्जी खरीदूं, है ना। तो मतलब बहुत शौक है मुझे मार्केटिंग करने का, सरकारी भंडार और डी मार्ट और शॉपिंग का बहुत शौक कुकिंग का बहुत शौक है। लाइवली हैं आप टोटली। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि यार कई बार लगता है 24 घंटे कम। लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तब अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं आप? तब ऐसा होता है कि भाई 12 घंटे की हमारी शूटिंग होती है और कई बार रोल का डिमांड भी होता है कि आपको कभी वजन घटाना होता है, पुट ऑन करना होता है। तो अगर पुट ऑन करना होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घटाना होता है तो सुबह आप जिम जाएं, व्यायाम करें, 9 बजे शूटिंग पे पहुंचे, रात को 9:15 तक शूटिंग करें, घर पहुंचे, थोड़ा सा खाएं, सो जाएं, तब आप उस काम पे ही हैं क्योंकि वो आप रोल में भी हैं, ट्रैक भी है। तो घर परिवार वाले भी समझते हैं कि भाई उस जोन में। और जिस दिन छुट्टी होती है फिर वो वाली खिड़की बंद ही होती है शूटिंग वाली, फिर उस दिन पूरा सिर्फ परिवार और फोकस जो है परिवार मित्र। क्या बात। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूँ। मिसेस जब आपकी भी इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं और अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो क्या उनका फिर से इस फील्ड में आने का कोई इरादा, या आप कोई प्रोजेक्ट लेकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे या कुछ? अभी चूंकि बेटा 11वीं में आ गया, 17 साल का हो गया, तो अब उनको 2-3 ऑफर्स आए हैं। और आजकल क्या हो गया, स्पेशली कोरोना काल के बाद जी, आपको घर से ही ऑडिशन भेजना होता है या आपका लुक भेजना होता है। क्योंकि आपको लोग समझ गए कि आप मोबाइल पे या अपने घर पे आपने कैमरा या लाइट वाइट लगा के, ट्राइपॉड लगा के आप कर सकते हैं। तो एक फायदा हो गया कि तो उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फोन या मेरे घर पे दूसरा एक कैमरा है, ट्राइपॉड है, रिंग लाइट है, तो मैं ही उनको क्यू भी दे देता हूँ, उनका ऑडिशन भी ले लेता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने में एक अच्छा प्रोजेक्ट साइन करेंगी वो। और मैं तो खुश हूँ। अब तो बेटा बड़ा हो गया, घर में मेरा डॉगी है, उसको हमारी मेड देखभाल कर लेती, और हमारा एक तोता है जो बहुत बोलता है। तो बाकी घर में किस पर गया है? मुझे लगता है बेटे पे गया है, वो बात ये सही करता है। लेकिन हाँ, बेटा आज की जनरेशन का है तो इतना पोलाइट नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलता है, मुझे लगता है मेरे पे गया है। आप पर गया है।
आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। था। हाँ, प्रोड्यूसर ही हैं, आपने प्रोड्यूस की हैं। जी जी। तो उस काम को आप आगे जारी रखना चाहते हैं? मेरी अभी एक को प्रोड्यूस की हुई फिल्म बस मुझे लगता है कि जल्द ही थिएटर और ओटीटी में आएगी, द जंगीपुर ट्रायल। क्या है उसकी थीम, कुछ हल्की सी? कोर्ट रूम ड्रामा है। अच्छा। कोर्ट रूम ड्रामा है, बंगाल के अनडिस्कवर्ड इलाकों में, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, जंगीपुर, आजमगढ़। अच्छा। हाँ, तो मतलब जहाँ पे कोई गया नहीं शूट करने के लिए। जाकिर हुसैन है उसमें, ब्रजेश हिरजी हैं, जावेद जाफरी हैं, कबीर बेदी हैं, राजेश खट्टर हैं, सुशील पांडे हैं, इश्तियाक खान है, बहुत से लोग हैं। मतलब आपकी मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी। वैसे दाद तो मैं बहुत देर से दे रहा हूँ, आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मैं अलग से बताना चाह रहा हूँ। बहुत अंदर से महसूस कर रहा हूँ। तो वो कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो जाता है, क्योंकि सिंटा का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी। जिसकी वजह से मुझे साल में, और भारत के जितने एक्टिंग एसोसिएशन हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं इंटरनेशनली, चाहे वो साउथ के हों, यूपी के हों, तो मुझे ही उन सबों ने अपॉइंट किया है, तो मैं ही जाता हूँ। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी 20 साल बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए समिट हुआ था, खासतौर से कोरोना काल के बाद, तो एक्टर्स का जो पूरा एशियन ग्रुप का जो या उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया था। जो उनकी जरूरतें हैं, जरूरतें, सब कुछ, काम से संबंधित जितनी बातें जुड़ी हुई है, सब कुछ। तो ये जो सिंटा में आप कब से जुड़े हुए हैं? 2015 से। नहीं, मैं मेंबर तो मैं 97 से हूँ, लेकिन 2015 में पद पर पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था। हाँ। फिर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। जी जी। अब 2017 से मैं जनरल सेक्रेटरी हैं। तो पूरी जिम्मेदारी आप पर आती है, तो जी। ऑफिस में बैठना पड़ता है उसके लिए जाकर? ऐसा है कि जिस दिन शूटिंग नहीं होती, हाँ, तो डेफिनेटली जाता हूँ ऑफिस। नहीं तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। जूम पे, गूगल मीट पे, स्काइप पे बहुत काम हो जाता है। तो उसमें जो मेंबर्स बनते हैं उनको क्या लाभ होता है सिंटा में? देखिए, सिंटा भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एसोसिएशन, सोहराब मोदी, दुर्गा खोटे जी, जयराज जी, इन लोगों ने स्टार्ट की थी। उसके बाद हमारे बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स रहे हैं, अमरीश जी, दारा जी, दत्त साहब, बलराज साहनी साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, आशा पारेख जी, जॉनी लीवर साहब। ये संस्था कलाकारों के हित के लिए काम करती है। एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा एक सिस्टर कंसर्न है, वेलफेयर ट्रस्ट भी है, जिसमें जब कोई डोनेशन या दान देता है उसको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भारतीय कलाकार है उसकी छवि हॉलीवुड के किसी भी कलाकार से कम नहीं होनी चाहिए। क्या बात। हम हॉलीवुड से 4 गुना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। हमारा इतिहास नाट्य शास्त्र को लेके इनसे पहले का है, और मैं बहुत प्राउड है, बहुत ही मेरे अंदर एक भारतीय होने का बहुत गर्व है मुझे। और मैं, अमेरिका का कंटिजेंट आता है इंटरनेशनल मीटिंग में तो 30 लोग आते हैं, इंग्लैंड से 40 लोग आते हैं, भारत से इकलौता मैं जाता हूँ और हिला के आता हूँ मैं। चूंकि मेरे मुल्क ने, मेरे देश ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ। अब चूंकि इंटरनेट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, भिन्न भिन्न भाषाओं में सबटाइटल के जरिए काम हो रहा है, कलाकारों का एकजुट होना, और कलाकार जिनको फॉरेन कंट्रीज में, जो अमेरिका में अगर एक कंपनी अमेरिकन रूल फॉलो कर रही है तो उसको वही रूल भारत में भी अप्लाई करना चाहिए। और भारतीय कलाकार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी गोरे या विदेशी कलाकार से कम नहीं है। इरफान खान साहब, हाँ, और इरफान साहब ने, ओम जी ने, नसीर साहब ने, अली फजल, जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं ये अब साबित भी कर रहे हैं उनको भी। वैसे तो हम पहले से ही साबित हैं। सत्यजीत रे को मिला था जी, और रिजेक्ट भी किया था उन्होंने, तो मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और कोशिश यही है कि इसको लोग एक शिक्षित जमात, एक अवेयर जमात, इंटेलेक्चुअल्स हैं हम सेंसिटिव, और जो समाज से जुड़ी हुई बातों को समाज के ही सामने में सलीके से सजाकर संवारकर मनोरंजन के साथ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बातें होती हैं समाज की ही, और वो जितने भी मुद्दे होते हैं, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और उसे उठाने वाला, चाहे वो थिएटर का कलाकार हो, फिल्मों का कलाकार हो, या फिर सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला कलाकार नहीं हो सकता। वो एक व्यापारी हो सकता है निश्चित रूप से, और सफल व्यापारी हो सकता है। यदि कलाकार है तो निश्चित रूप से वो किसी उद्देश्य को अपने साथ में, अपने आगे रखता है। लेकिन इस कला को व्यवसाय बनाने में भी सिंटा मदद करती है कि भाई आप अपने पैसे कैसे जमा कीजिए, कैसे इसको टैक्स प्लानिंग कीजिए, क्योंकि बुरे दिन जब आते हैं तब आपका ध्यान आपके राशन पे ना हो, आपके पास उतना हो कि जो आपका लक्ष्य, आपकी कला, उससे आपका जो वो डिविएशन ना हो, मतलब आपका मार्ग ना दूर ना जाए, बस वही है। तो मीडिया एंटरटेनमेंट क्षेत्र में जितने आज की डेट में 100 से 150 यूनिवर्सिटीज हैं जो मीडिया कोर्सेज, एक्टिंग, डायरेक्शन, वीएफएक्स, एनिमेशन, कैमरा, आर्ट, राइटिंग, तो उनको एक स्किल, एक्टिंग को आज भारत की सरकार ने एक स्किल बना दिया, हम एक ऑफिशियल स्किल है। और जो बाकी के स्किल्ड क्राफ्ट्स को जो सहूलियतें मिलेंगी
वो हम उस पे ये चाह रहे हैं। कलाकारों और एक जैसे हम कह रहे हैं ना कि बीए के बाद आप एमए करना चाह रहे हैं, तो एक्टर को भी अपनी स्किल्स पॉलिशिंग के लिए अब हम अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात। नई टेक्निक्स, नई अपॉर्चुनिटीज, एआई, वीआर, पॉडकास्ट, आपके अंदर जो है आप इसको किस तरह से और अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करके अपना नाम भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। आधुनिक भी कर जी सकते हैं जी उसको। जी, absolutely. आधुनिक जो तौर तरीका है वो Absolutely. अपनी एक्शन में और अपने व्यवसाय में भी जी। जो अभिनय से जुड़ा हुआ है, फिल्मों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम आपसे और कुछ थोड़ी सी बात करें, उसके पहले आपकी पसंद का एक गीत तो बनता ही है यहाँ। किशोरदा का ही गाना है। जी बताइए। फिर वही रात है, फिर वही रात है मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना। बहुत बहुत ही अच्छा। आर.डी. बर्मन जी जी। ये है घर फिल्म का। विनोद मेहरा और फिर वही हाँ वही रात है। करेक्ट करेक्ट जी। तो इस गीत को हम सुनते हैं। ख्वाब की रात है, बिल्कुल। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की।
बार फिर हम यहाँ पर स्वागत करते हैं अमित बहल जी का, और बातचीत का सिलसिला हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा इस तरह से चल रहा है कि इतनी सारी बातें जो हैं अमित जी को याद भी हैं, और वो इतनी सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से खास करके और अन्य क्षेत्रों से भी, एकेडमिक से लेकर हर तरह से, शासन प्रशासन से लेकर संगठन से लेकर सिंटा जैसे, तो ऐसे बहुत सारी बातों के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं। अब बस समाप्ति की ओर है बातचीत। इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा जो किरदार था जो आपने निभाया है वो आपको कौन सा लगता है, जो पसंदीदा है आपका? वैसे तो सभी किरदार एक एक्टर को पसंद रहते हैं अपने निभाए हुए। एक तो क्या मेरा जो सबसे पहला जो मैंने किरदार किया जो एक पत्रकार का था, विजय शांति में, जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली, इतना प्यार मिला और जिससे मेरी पहचान बनी। आज भी 30 साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं, और टीवी पे किरदार 30 साल बाद भी लोग याद करना, मतलब मैंने कुछ तो ठीक ही किया होगा। लेकिन वो मेरे लिए परफॉर्म करना कोई कठिन नहीं था दादा, क्योंकि वो आज का लड़का था, उस दौर का, जब आप यंग थे, उस समय का लड़का था। एपिक चैनल और नेटफ्लिक्स पे मेरी एक सीरीज आती है धर्म क्षेत्र, जो बहुत ही महाभारत में एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, जिसमें मैंने गुरु द्रोणाचार्य का किरदार किया। वो मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग। और सम्राट अशोक में जब मैंने अमात्य राक्षस किया था, वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। और अभी हाल ही में राजन शाही का शो जो ऑफर अभी गया है, बातें कुछ अनकही सी, मुझे वो किरदार भी बहुत मतलब मेरे दिल के करीब, नेगेटिव रोल था और मजा आया, क्योंकि मतलब जो मैं नहीं हूँ वो करना था, 200-250 एपिसोड, तो वो अच्छा लगा। तो ये 3 किरदार हैं जो मुझे पसंद है। और मैंने जब स्वराज्य रक्षक संभाजी में औरंगजेब किया, 38 की उम्र से लेकर 90 की उम्र तक मैंने औरंगजेब किया था, और पूरे शेड्स अपने अभिनय से दिखाया, पूरा शिवाजी का दौर, फिर संभाजी का दौर, फिर संभाजी का देहांत, उसकी मृत्यु, और औरंगजेब जो उसकी कट्टरपंथी थी, जो उसका जो जिस तरह का वो वाबी था, उसको अपने अंदर लाना, और उसकी सोच लिखा भी बहुत प्यारा गया था। तो मजा भी आया। 3.5 वर्ष, ऑलमोस्ट 4 वर्ष किया मैंने वो, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग था। क्योंकि ऐसे किरदार होते हैं जैसे अश्वत्थामा अंधा युग में, या तुगलक, या फिर अंधा युग में अश्वत्थामा का रोल आपने किया? मैंने जब किया था तो मैंने संजय भी किया हुआ है, मैंने प्रहरी भी किया हुआ है, अश्वत्थामा तक कर नहीं पाया, मेरा ड्रीम रोल है। हाँ, क्योंकि मैंने राजेश विवेक को देखा करते हुए, गोविंद नामदेव को देखा करते हुए। संजय का रोल आपने किया? संजय का रोल भी बहुत, हाँ, संजय का रोल अच्छा है, बहुत अच्छा रोल। वो पूरी कथा सुनाते हैं धृतराष्ट्र जी को। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि जो 30 के करीब फिल्में आपने की हैं, 50 हो गई अब तो। अब 50 हो गए, लीजिए। हम तो पुराने डाटा में, हमने कहा ना कि आप बिल्कुल एक्टिव और हमेशा जो है अपडेट रहते हैं, और आपने अपडेट कर दिया। 50 के करीब फिल्में आपने की। तो फिल्मों में जो आपको बहुत भाई हो, ऐसी कौन सी फिल्म थी? फिल्म भी, और कैरेक्टर तो निश्चित रूप से आपको बताना ही होगा कि कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा। मुझे लक्ष्य में मेरा छोटा रोल था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव था कि आज भी कहीं भी वो मतलब वही सीन दिखाते हैं जब मैं ऋतिक को, कैडेट शेरगिल जो है उसका नाम, उसको जब मैं डांटता हूँ और जिसकी वजह से वो एकेडमी छोड़ता है फिर वापस आता है, जब उसको लक्ष्य मिलता है, तो वो किरदार मुझे बहुत पसंद है। और फरहान ने बहुत अच्छा करवाया भी था मुझसे। ऋतिक के साथ काम करके बड़ा मजा आया था। मतलब वो एक किरदार मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी एक पंजाबी फिल्म हनी सिंह के साथ जोरावर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत नाम भी मिला उससे। मैं एक तेलुगु फिल्म की थी जिसमें मैंने एक बुद्धिस्ट मंक का किरदार किया था, काजल अग्रवाल के साथ, सीता, वो मुझे बहुत पसंद है। बेजा फ्राई 2 का मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे जेपी दत्ता के एलओसी में मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था, मेजर जसरोटिया, जो अब शेरशाह में निकेतन धीर ने किया इतने साल बाद। उसमें विक्रम बत्रा, अभिषेक बच्चन थे, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। मतलब ये कुछ किरदार मतलब याद रहते हैं और लोग अभी भी याद करते हैं, अरे तुमने वो किया था। तो ऐसा अभी क्या है, अभी महात्मा फुले आ रही है अनंत महादेवन की, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। दुर्गामती में भी जो कैरेक्टर था जो लोगों को पसंद आया, लॉकडाउन में रिलीज हुआ था क्योंकि वो थिएटर में आई नहीं फिल्म। तो मुझे लगता है कि मेरा भी फिल्मों को लेके, टीवी में अभी इससे ज्यादा नाम तो नहीं होता, ओटीटी और फिल्म को लेके मुझे लगता है कि मेरा भी वही हशर होने वाला है जो मरहूम अमरीश जी का हुआ था। उनको भी फिल्म में सक्सेस 52-53 के बाद ही मिली थी। तो मुझे लगता है कि अब वो दौर आ रहा है जब लोग मुझे वाकई फिल्म वाले उस लेवल पर नोटिस कर रहे हैं। हम आपके विचार के साथ हैं, और हो सकता है कि जो आपने एक एज तय की है उसके पहले ही ये सब कुछ अच्छा हो जाए। आपके मुंह में घी शक्कर है। बेस्ट डायरेक्टर किसे मानते हैं आप इतने वर्षों से टेलीविजन और जिनके साथ काम किया मैंने? जी हाँ, शशांत शाह, जिन्होंने बजाते रहो, बहुत चलो दिल्ली, शशांत एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर। पार्थो मित्रा बेहतरीन डायरेक्टर, आदि पोचा बेहतरीन डायरेक्टर, फरहान अख्तर कमाल के डायरेक्टर।
विशाल भारद्वाज की बात कर रहा हूँ। हाँ, विशाल भाई विशाल। हमारे अजीज है। जी जी। विशाल भाई का काम मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे उनका, हंसल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हंसल मेहता, हंसल का काम बहुत पसंद है और आई थिंक बहुत जल्दी हंसल के साथ काम करूँ। अनंत महादेवन का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं गुड्डू धनोआ जी के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत मजा आया। मैं गुड्डू जी के साथ 2 पिक्चर, अभी तीसरी पिक्चर की है। डेविड जी के साथ 4 पिक्चरें की, धर्मेश दर्शन के साथ पिक्चर की, हैरी बवेजा के साथ काम कर लिया। मतलब उस जमाने के काफी बड़े, दिलीप शंकर, काफी लोगों के साथ काम किया। बट फरहान, यस, बहुत मजा आया। और मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के भी फरहान और उसकी टीम के साथ दोबारा भी काम मिले। और अनंत के साथ तो बहुत ही मजा आया। टीम में भी काम किया था और अब जब फूले किया मैंने, जिसमें विनय पाठक और पत्रलेखा और प्रतीक गांधी, मैं, जॉय सेन गुप्ता, तो बहुत ही मजा आया। एक एक्टर के डायरेक्टर, कोई खुद ही अच्छे एक्टर हो। क्या बात। और अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप नए थे, हम 94 की पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे किसी अभिनेता को अगर आप मार्गदर्शन देना चाहें या कुछ एक साथी की तरह, दोस्त की तरह, अनुभवी गुरु की तरह अगर कुछ बताना चाहें तो क्या बताएंगे? मेरा सारे जूनियर्स को या जो लोग नए आते हैं ना, कि कहते हैं ना कि सक्सेस और शोहरत वो जितनी क्षणिक है ना, शोहरत जितनी क्षणिक है तो बुरे दिन या डिजास्टर भी क्षणिक है। और एक कलाकार को इस क्षण में जीने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। और असली जिंदगी और स्क्रीन की जिंदगी में फर्क है। अगर आप ये जान लेंगे ना तो आप सुखी रहेंगे। दूसरा, लोगों के अच्छे काम को हमेशा अंदर एब्जॉर्व करो, बुरे काम को निगेट करो और अपने काम की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो। क्या बात। अच्छी तरीके से, और उसमें ही कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करो। उसको ये मत समझो कोई आपका तिरस्कार कर रहा है या आपको नीचा दिखा रहा है ना। और कोई नीचा दिखा रहा है मतलब जबरदस्ती भी, तो उसमें भी कुछ फायदा ढूंढो। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि लॉस में प्रॉफिट सही गई, लॉस में भी प्रॉफिट ढूंढो। बुरा वक्त है उसमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढो, तो आप खुश रहोगे। और हर रोज सीखो सीखो सीखो। जब तक किसी ने मटका और राम नाम सत्य नहीं बोला तब तक आपके सीखने के दिन जाएंगे नहीं। एक कलाकार के लिए, कोई भी कला। और अहंकार और इसको कहते हैं आत्मविश्वास में फर्क जानो। आत्मविश्वास और अहंकार ये 2 अलग चीज हैं। आत्मविश्वास कभी मत खो और अहंकार कभी मत पालो। सुखी रहोगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी, लोगों के प्रति आपका व्यवहार इंप्रूव होगा। अमित जी, आपके साथ में इतनी सारी बातचीत हुई, इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतनी आत्मीय बातचीत हुई है। और आपने जो अभी कहा है, दीयमान जो कलाकार हैं उनके लिए जो कहा है, सचमुच में वो अनुकरणीय है और उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। और जहाँ तक आपकी बात है, आपने जो कुछ बेहतरीन किया है जो है वो तमाम खुशियां आपके साथ हों। और आगे जो आपने विजन देख के रखा हुआ है या जो नहीं देखा हुआ है वो भी आपके पास उससे दुगनी खुशियां लेकर आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप यहाँ विविध भारती में आए, हमारे अपने श्रोताओं के लिए आपने बहुत सारी बहुत अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उनकी नजर जो नजर से मिली, मैं पिघलता रहा उसमें ही कहीं। मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ, तू मेरा के अखियाँ बरस बरस जाए, रहना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जाने पिया रे। के अखियाँ बरस बरस जाए, रहना तरस तरस जाए, के मोहे दरस दिखा जाने पिया रे। होने लगा मैं इस तरह ऐसा असर तेरा हुआ, ये दिल पे चले तेरा ही जोर, तू खींचे चलूं मैं तेरी ओर। तेरा हुआ मैं सब
सबको छोड़, ये मेरा इश्क नहीं कमजोर, उनसे बेपनाह जो मोहब्बत हुई मैं पिघलता रहा, उसमें ही कहीं मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ तू मेरा, तू मेरा। अखियाँ बरस बरस जाए, नैना तरस तरस जाए, मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। कि अखियाँ बरस बरस जाए, नैना तरस तरस जाए, के मोहे दरस दिखा जा रे पिया रे। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे टीवी और फिल्म अभिनेता अमित बहल से जी श्याम की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।